गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम हिंदी की लास्ट कविता चांदनी चमकती है गंगा बहती जाती है ये पढ़ रहे हैं। इसके बाद अपना सहायक वाचन का एक पाठ दीपक की आत्मकथा बचा है वो भी अपन कर लेंगे, क्योंकि सिलेबस में से जो कोर्स आपका डिडक्ट हुआ है वो हमने भेज दिया है। तो बेल की बिक्री आपके कोर्स में नहीं है ना। परीक्षा अपन ने पढ़ लिया है परीक्षा तक, और इधर रक्षाबंधन कोर्स में नहीं है, तो दीपक की आत्मकथा अपने को पढ़ना है। और इस विविधा में से एक कविता है ये वाली शुरू की, बाद वाली नहीं है, तो वो अपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो कविता है ये किसने लिखी है, इसका कवि परिचय अपन देख लेते हैं। ये लिखी है आधुनिक हिंदी के वरिष्ठतम कवियों में से एक त्रिलोचन, मतलब ये आधुनिक हिंदी कवि हैं त्रिलोचन आजीविका हेतु इन्होंने अध्यापन कार्य किया और पत्रकारिता से जुड़े रहे। इसकी जो खास चीज़ें हैं वो है इनकी रचनाएं। इनकी रचनाओं में दो नाम आप याद कर लेना, फिर इनका जो साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार है ये भी अपन परिचय में लिख सकते हैं, ठीक है। अब केंद्रीय भाव में तो दोनों कविताओं का सारांश दिया है, तो अपन ये नीचे वाला सारांश देखते हैं जो कि त्रिलोचन का है। आधुनिक युग में त्रिलोचन शास्त्री अपनी कथन शैली और लोक दृष्टि के कारण कविता को एक नई भंगिमा प्रदान करने वाले रहे हैं। मतलब इन्होंने अपनी कविता में नई लोक दृष्टि मतलब नई शैली प्रस्तुत की है ना। कथन शैली इनकी अलग है। कवि ने प्रकृति के रम्य वर्णन के साथ मानवीय जीवन की अनुभूतियों का भी सशक्त चित्रण किया है। यह वर्णन गंगा के किनारे पर फैली शरतकालीन चांदनी को तो व्यक्त करता ही है, इसमें प्रकृति के बदलते सूक्ष्म प्रभावों का चित्रण दिन और रात के अनुरूप किया गया है। ठंड थोड़ी सी बढ़ रही है, बादल है और थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है। शरतकालीन बादलों के बहुवर्णी वैभव का दृश्यांकन कवि ने कुशलता के साथ किया है। प्रकृति के आंगन में चल रहे सृजन के संकल्प को भी कविता में व्यक्त किया गया है। मतलब बादल थोड़ी थोड़ी वर्षा कर रहे हैं, शरद काल में जो है बहुत सुंदर दृश्य होता है आसमान का, है ना। प्रकृति में सृजन चल रहा है, मतलब नया निर्माण हो रहा है, खेतों में हरियाली बनकर लहरा रहा है। इस सृजन से धरती माता संपन्न हुई है। हवा के वर्णन में कवि ने जो है हवा का झोंका कैसा आ रहा है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, कि जैसे छोटा देवर जो है अपनी भाभी का आंचल खींच रहा है। तो प्रेम और वात्सल्य की सफल अनुभूति का यह चित्रण है, कवि की सूक्ष्म काव्य दृष्टि से ही परिचित कराता है। प्रेम और वात्सल्य इसमें प्रमुख है। कविता में प्रकृति चित्रण है और नया सौंदर्य है, ठीक है। तो ये कविता अपन पढ़ने जा रहे हैं। आपने सारांश और कवि परिचय देख लिया। बहुत ही सरल कविता है, बहुत अच्छी है। चल रही हवा धीरे धीरे सीरी सीरी मतलब ठंडी ठंडी। आप लोग किताब में देखोगे, अर्थ समझते चले जाओगे तो आपको प्रश्नोत्तर में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। उड़ रहे गगन में झीने झीने कजरारे, झीने झीने मतलब छितरे छितरे जो बहुत ही हल्के पारदर्शी हैं। कजरारे मतलब काले, चंचलने चलायमान, बादल छिपते दीप्ते, दीप्ते मतलब चमकते। जब तब तारे उज्ज्वल झलमल, चांदनी चमकती है गंगा बहती जाती है। गंगा जो है अपनी गति से बह रही है, निरंतर सतत बह रही है। चांदनी चमक रही है क्योंकि शरद ऋतु में चंद्रमा विशेष उज्जवल होता है, क्योंकि आसमान साफ होता है। ऋतु शरद और नवमी तिथि है। हे कितनी कितनी मधुर रात, मन में बस जाती शीतलता है। अभी नहीं जाड़ा कोई, बस जरा जरा रोए कांपे तन मन में भर आया उत्साह। हाँ दिन भी आज अजीब रहा। अब नवमी तिथि मतलब कि शरद ऋतु की नवमी मतलब क्या होती है, नवरात्रि की नवमी है। यहाँ पर जाड़ा अभी नहीं आया है, बस जरा जरा सी हल्की हल्की थरथराहट होती है और तन मन में उत्साह बना रहता है। आपको पता है मधुर रात नवरात्रि की रात्रि है, मन में शीतलता है, कहीं कोई
दर्द नहीं है। रिमझिम रिमझिम पानी बरसा, फिर खुला गगन हो गई धूप। दिन भर ऐसा ही रहा तार, कपसीले ऊदे लाल और पीले मटमेले। दल के दल आए बादल, अब रात न उतना रंग रहा, काला हल्का या गहरा, या धुएं सा कुछ उजला उजला। किसके अतृप्त द्रग देखेंगे, चांदनी चमकती है, गंगा बहती जाती है। अब आप ये देख रहे हो कि इसमें कितनी सरलता, सादगी और सरसता बसी हुई है इस कविता में। सुंदर वर्णन है कि पानी पहले बरसता है वर्षा ऋतु में, फिर पानी की वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, फिर क्या हो जाता है, आसमान साफ हो जाता है, धरती भी पानी से धुल जाती है, धूप अच्छी चमकती है, जैसे चांदनी चमकती है वैसे धूप चमकती है। और तार ऐसा ही रहा दिन भर, तार मतलब ऐसा ही क्रम रहा। और कपसीले मतलब कपास के समान, श्वेत रंग के, ऊदे मतलब कुछ गहरे, और लाल और पीले, मटमेले है ना। मटमेले मतलब जो ऐसा कलर होता है, ग्रे कलर टाइप का होता है, वो सब कलर के क्या आ गए हैं, दल के दल मतलब चले आ रहे हैं। आए बादल, ये सब बादलों के रंग हैं। बादलों में कभी हल्की सी सूर्य की रोशनी आ जाती है तो लाल हो जाते हैं, कभी पीले हो जाते हैं, कभी काले हो जाते हैं ना, कभी कपास जैसे दिखते हैं। तो ये सब बादलों के रंग बदल रहे हैं, कभी काला हल्का गहरा धुएं समान कभी दिखते हैं, कभी कुछ उजले उजले दिखते हैं। किसके अतृप्त द्रग देखेंगे, अतृप्त मतलब जो तृप्त नहीं हुए हैं, ऐसे द्रग मतलब आँख, किसकी आँखें देखेगी इस तरह के सुंदर सुंदर बादलों को। तो अतृप्त मतलब जो तृप्त नहीं है, ऐसी आँखें देखकर क्या हो जाएगी, तृप्त हो जाएगी। तो चांदनी चमकती है, गंगा बहती जाती है। कुछ सुनती हो कुछ गुनती हो, यह पवन आज यूँ बार बार, खींचता तुम्हारा आंचल है जैसे जब तब। छोटा देवर तुमसे हट करता है जैसे, तुम चलो जिधर वे हरे खेत, वे हरे खेत है याद तुम्हें, मैंने जोता तुमने बोया। धीरे धीरे अंकुर आए फिर और बड़े, हमने तुमने मिलकर सींचा, फैली मनमोहन हरियाली, धरती माता का रूप सजा। अब इसमें कवि ने ये जो तीसरा पैराग्राफ है, इसमें हवा का वर्णन किया है, पत्नी के साथ जो उन्होंने खेतों में समय बिताया उसका वर्णन किया है। तो वो अपनी पत्नी से कह रही है कि कुछ सुनती हो कुछ सुन रही हो, जैसे पत्नी को संबोधित करते हैं कि अरे सुनती हो, तो कुछ गुनती हो मतलब कुछ मनन कर रही हो। यह जो पवन यानी हवा चल रही है, ये तुम्हारा आंचल बार बार खींच रहा है, मतलब हवा चलने से पत्नी की साड़ी का पल्लू बार बार लहरा रहा है। तो ऐसा लग रहा है जैसे हवा नहीं बल्कि कोई छोटा तुम्हारा देवर है जो तुम्हारे पल्लू को बार बार खींचकर अपनी कोई बात कहना चाह रहा है। तो कितना सुंदर ममता और वात्सल्य का वर्णन इसमें किया है। तुमसे हट करता है, जैसे कोई छोटा है देवर, वो हट कर रहा है तुमसे। तुम चलो जिधर वे हरे खेत, मतलब तुम जिधर चलो वे हरे हरे खेत तुम्हारे साथ लहराने लगते हैं। हे याद तुम्हें, क्या तुम्हें याद है, मैंने जोता तुमने बोया, मतलब जब हमने खेती की थी साथ में तो मैं खेत जोत रहा था, तुम बीज बो रही थी, और फिर धीरे धीरे उनमें अंकुर आए, फिर बढ़ने लगे, फिर वो जब अंकुर थोड़े बड़े हुए फिर हमने सिंचाई की, फिर उसमें फैली मनमोहन मतलब मन को मोहित करने वाली सुंदर सुंदर हरियाली। फिर धरती माता ने अपना रूप सजाया, मतलब खूब सुंदर धरती लग रही थी जब उसमें फल फूल आ गए, वो सुसज्जित हो गई उस खेती से, उस हरियाली से। उन परम सलोने पौधों को हम दोनों ने मिल बड़ा किया। परम सलोने मतलब अत्यधिक, परम मतलब अत्यधिक, सलोने यानी सुंदर, हमने मिलकर बड़ा किया। जिनको नहलाते हैं बादल, जिनको बहलाती है बयार, वे हरे खेत कैसे होंगे, कैसा होगा इस समय ढंग, होंगे सचेत या सोए से, वे हरे खेत, चांदनी चमकती है, गंगा बहती जाती है। वे जो सुंदर सुंदर पौधे हमने साथ में मिलकर लगाए थे, जिनको हमने बड़ा किया, उनको बादल नहला रहे हैं, मतलब बादलों से उनकी सिंचाई हो रही है। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो नहा रहे हैं। यहाँ पर देखो मानवीकरण है प्रकृति का, मनुष्य के रूप में जैसे मनुष्य नहाता है वैसे ही पौधे नहा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मानवीकरण अलंकार। जिनको
को बहलाती है बयार, बयार यानी हवा जो है बहला रही है, बार बार धीरे धीरे उनको सहला रही है। ऐसा लग रहा है कि हवा उनको प्रसन्न कर रही है। बहलाने का अर्थ होता है मन प्रसन्न करना। वे हरे खेत कैसे, हमने तो उनको उपजाया परंतु वो अब कैसे होंगे हमें पता नहीं है, हम उनके पास नहीं हैं। कैसा होगा इस समय ढंग, किस तरह से वे होंगे, वे सचेत होंगे या सो गए होंगे, मतलब वो अलसा गए होंगे, मुरझा गए होंगे या अभी भी बने होंगे, ये हमको पता नहीं है। वे हरे खेत, मतलब इसमें कवि जो है अपनी पत्नी के साथ याद कर रहा है उन हरे खेतों को कि किस तरह से चांदनी चमकती है और गंगा बहती है। तो हमारे सामने एक सजीव दृश्य आ जाता है। ये जो सरल वर्णन है, सजीव वर्णन है, इससे हम बहुत ही आनंदित हो उठते हैं। तो ये है कविता का एक सुंदर ढंग। अब जो लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, प्रश्नोत्तर है, उसमें हमको देखना पड़ेगा कि इस कविता के जो प्रश्नोत्तर है वो ही हमको करना है, दूसरे प्रश्नोत्तर हमको नहीं करना है। तो इस कविता के कौन कौन से प्रश्न हैं देखो आप। बादलों के हटने पर तारे कैसे दिखलाई पड़ते हैं? तारे चमकते दमकते दिखलाई पड़ते हैं। कवि के अनुसार संपूर्ण दिन में किस तरह के बादल दिखलाई पड़ रहे थे, है ना? कुछ उदय लाल पीले मटमैले, कुछ धुएं के समान और कुछ कैसे दिख रहे थे, जैसे कि काले हल्के गहरे धुएं के समान, कुछ उजले उजले पीले मटमैले, दल के दल आए बादल। ये वाली कविता की लाइन आपको इसमें लिखना है। कवि ने हरे खेतों के बारे में क्या कल्पना की है? हरे खेतों के बारे में ये जो हमने तीसरे पैराग्राफ में पढ़ा है कि कवि ने क्या कल्पना की है कि पत्नी का आंचल मानो खींच रहा है छोटा देवर, इस तरह से जो है पौधे लहरा रहे हैं, हवा उनको बहला रही है। हमने उनको साथ में क्या किया, जोता, बोया, सींचा और उनको बड़ा किया। अब ये नीचे के 3 प्रश्न दूसरी कविता के हैं। अब दीर्घ उत्तरीय में देखिए, त्रिलोचन की कविता में प्रस्तुत शरद ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। शरद ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हमने पहले वाले पैराग्राफ में किया है। पहला पैराग्राफ देखिए, चल रही हवा धीरे धीरे, ये वाली लाइनों का अर्थ लिखना है। बादल कैसे दिख रहे हैं, तारे कैसे दिख रहे हैं, उज्ज्वल झलमल आसमान साफ होता है, मैंने आपको बताया। शरद ऋतु में जो जो होता है वो सब वर्णन इसमें आपको करना है। आसमान के साफ होने के कारण, धरती के धुल जाने के कारण क्या होता है, हवा अच्छी चलती है और आसमान बिल्कुल नीला हो जाता है, उसमें तारे भी अच्छे चमकते हैं, चंद्रमा भी उज्जवल होता है, उसकी कांति भी उज्जवल होती है और चंद्रमा की चांदनी बहुत ही श्वेत होती है, इस समय सफ़ेद होती है, तारों का रंग भी स्पष्ट दिखाई देता है। ये सब वर्णन आपको इसमें करना है। पठित पाठ के आधार पर त्रिलोचन की कविता के कला पक्ष पर अपना मंतव्य दीजिए। कला पक्ष का मतलब होता है भाषा, शैली, उसमें जो अलंकार, रस, छंद है वो सब लिखना है। तो मैंने आपको बताया है कि इसमें मानवीकरण किया है प्रकृति का सुंदर सजीव सरस वर्णन है। चित्र हमारे आँखों के सामने आ जाता है जो हमारे मन को बहुत ही आह्लादित करता है। त्रिलोचन शास्त्री ने पवन के माध्यम से क्या संकेत किया है, भाव व्यंजना कीजिए। इसमें आपको बताना है कि पवन कैसी चल रही है, बहुत ही धीरे धीरे मंद मंद, थोड़ी शीतल सुखद बयार चल रही है, जिससे कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो साड़ी का अंचल जो है, वो भाभी की साड़ी का अंचल जो है छोटा देवर खींच रहा है और अपने जीत को मनवा रहा है। तो यहाँ पर इस कल्पना में कवि ने ममता और वात्सल्य की झांकी हमको दिखाई है कि किस तरह से छोटा देवर अपनी भाभी को जीत करके परेशान करता है और वह हिलाता है अंचल को। तो ऐसी हवा के साथ कितना सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। तो यहाँ पर ये भाव व्यंजना देखने योग्य है और कवि की जो इसमें वो कल्पना है वो सराहनीय है।
और सजीव वर्णन इसमें सरल सजीव वर्णन किया है। तो ये इसको आपको विस्तार से लिखना है, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय कला पक्ष भी विस्तार से लिखना है और भाव व्यंजना भी लिखना है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको कहाँ मिलेंगे? केंद्रीय भाव के सेकंड पैराग्राफ में। अब नीचे ये तो व्याख्या करने के लिए जो व्याख्या हमने करी है उसी को नीचे समझाना है। अब आप आ जाइए भयानक रस। इसमें भयानक रस दिया है। भयानक रस किसे कहते हैं? देखो नीचे परिभाषा दी है भयानक रस की, कि सहृदय के हृदय में स्थित विभाव अनुभव संचारी भाव का जब भय नामक स्थायी भाव से संयोग होता है तो उसे भयानक रस कहते हैं। अब इसमें कौन से स्थायी भाव है, कौन से संचारी भाव है, ये सब इसमें बताए हैं और ये जो उदाहरण है ये इसमें बताया है। तो आप ये उदाहरण याद कर लेना। नभते झपटत बाज लखी भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन लावक हिलियो न रंच। इसमें अर्थ बताया है इसका। आकाश से झपटते हुए बाज को देखकर बेचारा लावा पक्षी सुध-बुध खो बैठा और उसके नेत्रों की ज्योति मंद पड़ गई। यहाँ पर लावा पक्षी का भय का वर्णन किया है, इसलिए इसमें भयानक रस है। तो इसकी परिभाषा उदाहरण सहित आप याद कर लेना। अब आपका ये कविता का कोर्स समाप्त हो चुका है। किस तरह से मैंने आपको कविताएं सारी समझाई है वैसे ही आपको सारे अर्थ समझकर प्रश्न उत्तर करना है। और जो नहीं समझ में आए उनको आप वीडियो से, वॉइस कॉल से पूछो और याद कर करके एक एक कविता के प्रश्नोत्तर 10-10 प्रश्न आप वीडियो कॉल करके हमको भेजो। अब अपना रिवीजन का दौर शुरू हो रहा है तो आपको अलर्ट रहना है और ये सब रिवीजन आपको करना है।